सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम विद ऋषभ राज। कैसे आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो आज है बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर बच्चों का जिनका है BCOC 131 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिनका फेब में एग्ज़ाम है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। फर्स्टली ये पार्ट वाइज है। सबसे पहला पॉइंट, आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपका फ्रंट शीट कैसा आता है, ये सब चीज़ भी जान लो। वहाँ पे जाके कुछ गलत मत कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में इस तरीके का आपका फ्रंट शीट होता है, ठीक है। एंड ये किसी बच्चे का था जिन्होंने मेरे को दिया था, बट मैं इनके डिटेल्स नहीं दिखा सकता, ठीक है। इनके 28 आए थे आउट ऑफ 50, यानी कि 56 हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो इस तरीके का फ्रंट शीट में आपसे डिटेल्स पूछा जाता है। पहला होता है एनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स, यानी कि आपको फिगर्स में लिखना है जो भी आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होगा 2100 इस तरीके से। एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, आप बच्चे सब ये करते हो कि 21 लाख इस तरीके से लिख के आगे करते हो, बट वो गलत है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये आपके हॉल टिकट पे गिवन होता है, अदरवाइज़ आपको भी पता होगा, जो आपने फिल किया है बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। डे एंड टाइम ये सब चीज़ मेंशन होता है उस पर। पहला एनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो भी आपके आईडी कार्ड पे आपका एनरोलमेंट नंबर है वो लिखिए, देन ऊपर 2 है तो नीचे नंबर्स में आपको लिखने, वर्ड्स में लिखने, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिखते चले जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये आपके हॉल टिकट पे होगा। डे एंड डेट, ये भी आपके हॉल टिकट पे होता है। डेट होता है, डे आपको याद रखना होना चाहिए। प्रोग्राम कोड जो भी आपका है, BCom जी या BA जी एंड बाकी की चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मीडियम चूज़ किया है वही करो, आप किसी भी उसमें दे सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पूरा मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स का। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच होते हैं। टोटल आपको 9 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से ऑप्शनल होते हैं, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, ओके। एंड टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, पहला पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, पार्ट वाइज बताऊंगा क्योंकि सब चीज़ समझाना भी है मुझे, ओके। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, P&L एंड बैलेंस शीट, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे आपके पॉइंट्स थे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन सबको आप पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइए, एंड साथ के साथ आप नोट डाउन भी करोगे एंड समझते भी जाओगे होता क्या है ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ समझाऊंगा भी, एंड एग्ज़ाम टाइम में हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इफ़ मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी इन सबको समझो एंड करके जाना एग्ज़ाम में, ओके। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था आपका कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको भी पता है। कैश बेसिस यानी कोई भी आप काम कर रहे हो सेल्स एंड परचेज का, तो कैश बेसिस पे करोगे। एक्रूअल बेसिस पे यानी कि पैसे जो उन्होंने कमाने थे वो कमा चुके हैं, मिले हैं नहीं मिले हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब चलिए इसको थ्योरी वाइज पूरा समझते हैं। डिफाइन करोगे फर्स्टली पॉइंट वाइज। Cash basis is that basis of accounting where any income or expenses is recognized only where there is an inflow or outflow of cash। जहाँ पे inflow और outflow of cash का मेथड यूज़ हो रहा है उसको कैश बेसिस कहते हैं, यानी कि पैसे के लेन देन को डायरेक्टली, ठीक है। एक्रूअल बेसिस, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी दुकान पे जाते हो, आप उनसे कहते हो मेरे को सामान चाहिए, कुछ ख़रीदना है, तो आप पैसे दे के उनसे चीज़ ले लेते हो ना, तो वहाँ पे आप पैसे दे के काम करवा रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। बट वो हो गया आपका कैश बेसिस। बट कहीं पे आप दुकानदार से कहते हो कि आप मेरे खाते में लिख लो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने, दुकानदार ने पैसे तो कमा लिए लेकिन पैसे उनको अभी मिले नहीं है, बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। ईजिएस्ट वे था, ऐसे समझो। डिफाइन में आप ये पॉइंट्स लिखोगे, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। अब उसका बताओगे आप नेचर क्या होता है। कैश बेसिस है जो सिंपल होता है, पैसे के लेन देन वाला सीधा होता है कि आए सामान लिए एंड पैसे दे दिए, सिंपल है। एक्रूअल बेसिस होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको आप कहीं पे नोट डाउन करोगे, लिख के रखोगे कि हाँ इस बंदे से मेरे को बाद में पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था, इसका नेचर कैसा होता है। तो ओवरऑल आप समझ चुके हो कि कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस क्या होता है। आप इसको और भी कंसेप्चुअली वाइज या
अगर आप इतने पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हो, याद रखो ये क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। कोई भी 4 या 5 ऐसे दे देते हैं, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएंगे। तो आप दोनों को डिफाइन भी अगर कर दोगे ना, मीनिंग आप समझा दोगे दोनों का, तो भी ठीक है। लाइक आपसे बोल दिया गया कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का डिफ्रेंशिएट बिटवीन कर दो, तो फर्स्टली आप कैश बेसिस का मीनिंग समझा दो ढंग से एक बुलेट बना के, एंड सेकंड में आप एक्रूअल बेसिस का मीनिंग समझा दो ढंग से, ठीक है। वो भी आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन काफ़ी होता है, ठीक है, मस्ट इनफ होता है वो, उतने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिफाइन करोगे तो जाहिर सी बात है आपके कहीं पे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप इन सारे पॉइंट्स को साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहो एंड समझते जाना एंड देन लिखना, ठीक है। इफ़ आपको पहले समझना है तो आप समझ लीजिए, देन आप नोट डाउन के लिए अगेन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो पे नए हो तो बीकॉम जनरल के हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सब चीज़ की क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज़ नीचे नंबर भी आपको मेंशन है जिसमें असाइनमेंट के लिए है, तो आप उस पर मैसेज ड्रॉप करके या कुछ भी डीएम करके आपकी जो भी क्वेरी आती है वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन टाइम में आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, हॉल टिकट जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले रिलीज़ होगा, एंड सेकेंडली आपका आईडी कार्ड, इग्नू का आईडी कार्ड। इफ़ आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है या कहीं भूल गए हो, या आप अपना सामर्थ्य एडमिशन पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भूल चुके हो, किस तरीके से निकाला जाए, तो लास्ट मोमेंट पर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ दिन पहले ही अगर आपको पता चल जाता है नहीं हो रहा, आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप उस पर मेल करके CSRC पे मेल करके आप निकलवा सकते हो, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रिक्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज़ आपके फ़ोन में कहीं पे पिक्चर्स हैं, उसकी पिक्स हैं आईडी कार्ड का, तो उसका ज़ेरॉक्स निकाल के एंड साथ के साथ एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेके आप एंट्री ले सकते हो किसी भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कोई आपको मना नहीं करेगा। इफ़ कोई आपसे कह रहा है मैं आईडी कार्ड निकाल के दे रहा हूँ, पैसे ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप खुद भी लॉगिन होके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट इसका जो था कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपने सारे पॉइंट्स भी लिख लिए होंगे यहाँ से, ठीक है। लास्ट था सुटेबल फॉर, यहाँ तक आपका इसका फर्स्ट का पॉइंट्स बुलेट वाइज आपने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट आप मोस्टली किस तरीके से ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट जो आप क्रिएट करते हो वो किस तरीके से करते हो पता ही है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट होता है फैक्ट्रीज, फर्म्स, इन सब के यूजर्स के लिए, तो वही करना है। फर्स्टली डिफाइन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ द फाइनल अकाउंट या फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएटेड कंसिडरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट देखते हैं वहीं से क्रिएट होता है, जहाँ पे आपको सभी कॉस्टिंग का जो भी आपने फंडिंग की है या इनकम हुआ है या एक्सपेंसेस गए हैं उन सबको कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा गया है, इन सब के रिकॉर्ड्स को आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हो। उसके अकाउंट के अंदर आप वहाँ पे टैली करते हो। ओके, नेक्स्ट है इसका पॉइंट रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स द वर्डिक्ट वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी इन द फाइनल ईयर। रिजल्ट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल जाता है, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हो, है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गिव्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप सीधा सीधा दिखाते हो कि क्या कॉस्ट लगा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। फीचर्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फीचर्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीधा सीधा है, देखो इतना भी पॉइंट वाइज आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम टाइम में आपके पास 3 घंटे होते हैं, तो किस तरीके से आप टाइम बचा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो वो चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे भी आप 2 बुलेट्स करके, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है आप सीधा सीधा लिख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट आप अपने फर्म्स, कंपनी, इन सब के लिए यूज़ करते हो। क्या दिखाते हो वहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कंपनी को फाइनल ईयर में क्या क्या हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधा जो कॉस्ट प्रोडक्ट्स में बनाने में लगा है उस चीज़ को कहाँ पे आप करते हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से क्रिएट करते हो जहाँ पे आप सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करती है, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट पे क्या कॉस्टिंग गई है एंड क्या उसके कैपिटल्स आए हैं, ये सब चीज़ें,
ठीक है। देन इसके साथ हम इसके अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा एंड साथ के साथ आप समझ चुके होंगे क्या चीज़ आपको लिखना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन के साथ एग्जामिनेशन में दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा वे लिख दिया है, उतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया है पॉइंट वाइज। सीधा आप ऊपर लिखो कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। इट इज़ कैरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर गुड्स यूजिंग वन ऑफ द सेवरल फार्मूलाज इंक्लूडिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑन और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। कॉक्स में आपको निकालना होता है, कॉक्स किस तरीके से निकालता है, फॉर्मुलेट करना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है या आप उसको एवरेज कॉस्ट के नाम से भी इंक्लूड करके फार्मूलाज के बेसिस में निकालते हो कि क्या कॉस्ट गया है सोल्ड होने में, ठीक है। देन है आपका COGP, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। दोनों ही होता है, प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या कॉस्टिंग गई है उस तरीके को आप फॉर्मुलेट करके यहाँ पे आप चलिए इसको रीड आउट कर लेते हैं। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट रेफर्स टू अ शेड्यूल और स्टेटमेंट दैट शोज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही पॉइंट आप लिख देना साथ के साथ, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखना, काफ़ी है 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए काफ़ी है ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसमें आपसे पूछा जाएगा P&L एंड बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है एंड बैलेंस शीट क्या है। बट 11th क्लास से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, इफ़ कॉमर्स नहीं लिया था तो उनको थोड़ी सी बाद में पता चला होगा अभी आके बीकॉम में, अदरवाइज जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पहले से पता है P&L एंड बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट के लिए चलिए पॉइंट वाइज कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। यह एक फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बताता है ऑन अ स्पेसिफिक डेट, यानी कि कभी भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके नीचे लिखते हो ना एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2000 दिस, है ना। तो वही एक स्पेसिफिक डेट, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का प्रीवियस ईयर का, वो चीज़ आप बनाते हो, जिसके अंदर आप क्या क्या दिखाते हो, एसेट्स एंड ओइंग्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, ये दोनों चीज़ दिखाते हो, ठीक है। एंड सेकंड बुलेट्स में आप क्या लिखोगे P&L के बारे में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। इज़ द इनकम स्टेटमेंट कहते हैं P&L को, जिसको आप किसके लिए यूज़ करते हो, आपको भी पता है, कंपनीज़ के लिए, ठीक है। फर्म्स के लिए कौन सा, ट्रेडिंग, P&L के लिए कंपनीज़ के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट इज़ द अकाउंट दैट शोज द रेवेन्यू अर्नड एंड एक्सपेंसेस सस्टेन्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी ने रेवेन्यू कमाए हैं, यानी कि जो भी कमाया है और खर्चे किए हैं, ठीक है, कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस के टाइम पे इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आप निकालते हो तो फाइनेंशियल पोजीशन ये भी बताता है, बट ये इनकम स्टेटमेंट होता है कि क्या उन्होंने कमाया और क्या उन्होंने खर्चे किए हैं कंपनी के काम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, ये भी काफ़ी था, इतना आप लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फाइनल है, इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा वो आज ही आ जाएगा एंड साथ के साथ आप सब चीज़ नोट डाउन करते रहो, समझते रहो, एक बार नहीं समझ आता अगेन सुनो। बट एग्जामिनेशन में ये नहीं कहता कि आप वर्ड टू वर्ड यही लिखो, आपको क्या पता है आप अपने अपने वे में भी आंसर्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो रट्टा मार के जा रहे हो वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। मीनिंग मैनुअल अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलो सीधे वे में आपको बता देता हूँ, जो किसी भी छोटा दुकानदार है या कोई भी है तो वो कुछ भी अगर लिखता है तो रजिस्टर मेंटेन करता होगा या बुक्स में लिखता होगा सीधा, है ना, हाथ से लिखता है ना मैनुअली। और जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं सेल एंड परचेज में या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सीधा सीधा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैनुअल यानी हाथ से करने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन या मेंटेन करने वाला रजिस्टर बुक के इनके अंदर मेंटेन किया जाता है। कंप्यूटराइज यानी कंप्यूटर पे करने वाले सारे ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्पीड के बारे में करेंगे तो मैनुअल है, हाथ से कर रहे हो, जाहिर सी बात है स्लो होगा, और कंप्यूटर से करोगे कंपैरेटिवली इसके मैनुअल के तो ये फास्टर ही होगा उससे, क्योंकि आप कंप्यूटर के बेसिस पे जल्दी जल्दी टाइप करके कर दे रहे हो, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज़,
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप कर देना। बैकअप पॉसिबल नहीं होता है मैनुअल में, क्योंकि एक बार आपने लिख चुके हो तो लिख चुके हो, उसको काटोगे ये सब करोगे तो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट जो आपके इसमें होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, एंट्रीज जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया वो तो आप सेव कर देते हो, उसको आप बैकअप भी कर सकते हो। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि गलती है तो उसको आप वहाँ से इरेज करके अगेन रिफ़िल करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो हमारी करते हैं ख़त्म। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो था डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो भी आएंगे इतने ही आएंगे बुलेट वाइज, तो आप इन सब को मेंटेन करके जाओ एंड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जितने भी शॉर्ट नोट्स आएंगे क्वेश्चंस उन सब को करेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपने नोट्स बना लिए हो। फैब में एग्ज़ाम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी 1-2 महीने हैं आपके पास, क्योंकि आज आपका 18 दिसंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। बट हाँ, समझ के जाना, सोच के जाना। एंड कुछ और टिप्स देना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं चीटिंग करना, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में चीटिंग तो करना मत। भले आपको नहीं आता है, आपके पास 3 साल होते हैं, आप अपने तीनों साल के अंदर अपने निकाल सकते हो। बट अगर चीटिंग मटेरियल पकड़ा जाता है तो यूएफएम का केस हो जाता है, आपकी डिग्री कैंसिल होने के चांसेस पे होती है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।